आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अर्थशास्त्र पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अर्थशास्त्र यानी इंग्लिश में कहा जाए तो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बातें आपके साथ डिस्कस की थी। पर इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो हम इतनी जल्दी इलैबोरेट नहीं कर सकते। एक 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो में अगर मैं कहूँ कि हम इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। देखा जाए इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। आ गई बात समझ में? वास्ट मीन्स बहुत ही विशाल है, वाइड है। आ गई बात समझ में? अगर हम इसको एक्सप्लेन करने पे आए तो शायद कई किताबें लिख डालेंगे तो भी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। चलिए आपको मैं बता दूं कुछ। आज हम थोड़ा इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स असलियत में अस्तित्व में कब आया, अर्थशास्त्र असलियत में अस्तित्व में कब आया। हालांकि देखा जाए तो राजाओं के ज़माने से, राजा राम के ज़माने से ये सारी चीज़ें थीं। मुगल काल में भी अर्थशास्त्र था। तो देखा जाए तो अर्थशास्त्र बहुत पहले से है जहाँ पे हम इसका प्रयोग कर रहे थे। बट अब उस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले बात करूँगा हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी हर एक बच्चे का बाप तो है कि नहीं, तो इसी तरह हर किसी चीज़ का कोई ना कोई जन्मदाता है। उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो हम बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो अगर हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कौन है? तो आप सभी ने सुना होगा या आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो आप नाम हमेशा सुनते रहे हैं वो है एडम स्मिथ। आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, बेसिकली अब जानते हैं एडम स्मिथ कौन है। ये आपको मैं सच बताऊं तो एडम स्मिथ एक तरह से इकोनॉमिस्ट बाद में है, पहले वो एक फिलोसोफर है। आ गई बात समझ? बेसिकली वो फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और उन्होंने फिलॉसफी में रिसर्च की और फिर जाके कहीं उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। आ गई बात समझ में? उनकी एक किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन। आ गई बात समझ में? क्लियर? द वेल्थ ऑफ नेशन ये किताब बताती है कि किसी भी कंट्री को किस तरह से रन किया जाए, किस तरह से हम किसी भी इकॉनमी में लेबर का इम्पोर्टेंस क्या है, वेज सिस्टम क्या होना चाहिए। हालांकि लेबर थ्योरी इन्होंने ही दी है। चलिए इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ। तो अगर आपको मैं बताऊं तो एडम स्मिथ का जन्म जो है 5 जून 1723 में हुआ। ठीक है, और ये स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ। आ गई बात समझ में? इनका जन्म कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में। बेसिकली ये स्कॉटिश है, मींस स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो स्कॉटलैंड का रहने वाला तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कॉटिश। तो अगर आप कहीं भी बुक में पढ़ेंगे या कहीं भी आप सर्च करेंगे तो ये इनसे कहा जाएगा ही इज़ अ स्कॉटिश पर्सन। तो बेसिकली ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनका जन्म 5 जून 1923 में हुआ था। हालांकि इनका जो देहांत है वो 1 जुलाई के नियर अबाउट 1790 में इनका देहांत भी हो गया था। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो कुछ ये इनका जो हमारे पास डिटेल है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जन्म जो है 1723 और इनकी जो डेथ है वो 1790 के करीब हुई। ये जो इनका दौरान था, ये जो ड्यूरेशन था, ये टाइम ड्यूरेशन एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिस टाइम हमारी इकॉनमी में, जिस समय हमारे वर्ल्ड में आयरन रिवॉल्यूशन हो चुका था, जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और उसी समय इन्होंने अपनी स्टडी के दौरान अपनी फिलॉसफी को देते हुए इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। पहले इकोनॉमिक्स कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता था, कोई एक अलग से सब्जेक्ट नहीं था। तो आपको बताया जाए कि इकोनॉमिक्स अलग से सब्जेक्ट नहीं था तो ये क्या था? बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी। आ गई बात समझ में? इकोनॉमिक्स जो है
वो फिलॉसफी का ही एक पार्ट है। आ गई बात समझ में? मीन्स जो फिलॉसफी के स्टूडेंट होते थे वो लोग अपनी फिलॉसफी में इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत स्टडी करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की बात करते हैं। किसकी वो स्टडी करने की? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की बात करते हैं। आ गई बात समझ में? किसी को डाउट? तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, और फिलॉसफी में हम क्या करते हैं? फिलॉसफी में भी तो हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो हम ह्यूमन बिहेवियर की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, वो फाइनेंशियल बेस पे स्टडी कर रहे हैं। किस बेस पे? फाइनेंशियल बेस पे। आ गई बात समझ में? और फिलॉसफी में ये एक पार्ट था जहाँ पे हम ह्यूमन कंडीशंस को, ह्यूमन माइंड को रीड करते थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पे। आ गई बात समझ में? लेकिन जब हमारे एडम स्मिथ कॉलेज पहुंचे, जब वो प्रोफेसर बने, जब उन्होंने इस पे स्पीच देना शुरू किया, और जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे जो वर्ल्ड है वहाँ पे इकोनॉमिक्स की ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा था, बट कहीं ना कहीं हमारा जो लेबर है, जो वर्कर है, उसके साथ सही नहीं हो रहा था, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो बात यहाँ पे थी कि किस तरह से किसी भी कंट्री को ऊपर लाया जाए, किसी भी कंट्री की अर्निंग को वेल्थ कैसे बनाया जाए। आ गई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने क्या? इकोनॉमिक्स को स्टडी करना शुरू किया। तो देखा जाए इसीलिए जो है हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर किसी को कहते हैं तो एडम स्मिथ को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्लियरली डिफाइन किया है सबसे पहले अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में। कहाँ डिफाइन किया है? द वेल्थ ऑफ नेशन में। आ गई बात समझ में? तो इस बुक में इन्होंने इसको डिफाइन किया और उसके बाद से इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब जरा देखते हैं, हम थोड़ा और बात करते हैं कि जो हमारे एडम स्मिथ थे, जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, आज की डेट में आपको पता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ही उस कंट्री का सब कुछ है। हम हमेशा बात करते हैं वो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वो कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उसकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, उसकी इकोनॉमी डिप्रेशन में है। ठीक है, तो ये सारी क्या है कंडीशंस? तो इसको इस्टेब्लिश करने वाले, इसको जन्म देने वाले, इकोनॉमिक्स को स्टडी कैसे किया जाएगा वो बताने वाले एडम स्मिथ हैं। तो ज़रा उनके बारे में भी थोड़ा जान लें। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनका जो बर्थ है, उनका बर्थ कब हुआ था? उनका बर्थ हुआ था 1723। ठीक है, वो भी कब? 5 जून को। आ गई बात समझ में? क्लियर? और फिर उनकी जो प्राइमरी स्कूलिंग है, अगर देखा जाए तो उनकी जो प्राइमरी स्कूलिंग है, या कह सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने अपने पास के ही गांव में एक स्कूल से की, जो कि उनके घर के नज़दीक था, बर्ग स्कूल। आ गई बात समझ में? वहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की। ठीक है, और ये स्कूलिंग उन्होंने बेसिक एजुकेशन 1729 से लेके 1737 तक की। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन ली अपनी। उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए गए। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए वो गए कहाँ? हायर एजुकेशन के लिए वो गए सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। ठीक है, कहाँ गए वो? यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो बेसिकली, और उनको ये यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा पसंद थी। हालांकि उन्हें मौका मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का। उस समय की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने वहाँ भी पढ़ाई की, वहाँ भी अपनी स्टडी की और रिसर्च को किया। क्लियर? लेकिन उनको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर हाई प्रोफाइल लोग, बहुत ही ज़्यादा इनकम वाले लोग, जो स्टैंडर्ड लोग पढ़ते थे, जिनके बीच वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। तो और वो यहाँ ग्लासगो यूनिवर्सिटी में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। हालांकि वो आगे चल के इसी यूनिवर्सिटी में, इसी ग्लासगो यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रोफेसर का काम भी किया। एज ए प्रोफेसर उन्होंने वहाँ वर्क किया।
आ गई बात समझ में? क्लियर? एज ए प्रोफेसर उन्होंने वहाँ काम भी किया। क्लियर? तो चलिए, तो ये तो बात हो गई कि वहाँ लेक्चरर रहे, ठीक है, वहाँ वो लेक्चरर बने। कहाँ? कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि उनका जो प्रोफेशनल करियर था वो भी ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ही शुरू हुआ और वहाँ पे वो काफ़ी सालों तक उन्होंने सर्विस दी। 1748 के करीब वो जाके वहाँ पे प्रोफेसर बने थे और उसके बाद लगातार उन्होंने कई साल वहाँ पे अपनी सर्विस दी। अब देखिए, बात आती है कि एडम स्मिथ ने जो अपनी सबसे पहली बुक लिखी थी वो लिखी थी 1759 में। आ गई बात समझ में? जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। मोरल सेंटिमेंट्स। अब बात आती है मोरल सेंटिमेंट्स की। बात क्या है? बेसिकली ये जो मोरल सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली उन्होंने यहाँ मोरल ड्यूटीज़ को बताया है इस बुक्स में। इस बुक में उन्होंने बेसिकली वो सारी चीज़ें डिफाइन की हैं जो कि हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री को रन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने इसी दौरान जो हमारा 17 से लेके 18 का दौर था, 17th सेंचुरी से लेके, ठीक है, 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो दौर था, इसी दौर में सबसे ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ डेवलप की, जैसे कि इंडिया में भी आए ब्रिटिशर्स। और इसी टाइम पे एक वर्ड आया जो कि मर्केंटाइल, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। क्लियर? तो मर्केंटाइल जो वर्ड है ये इसी टाइम आया था। आ गई बात समझ में? जो कि आज की डेट में हम पढ़ते हैं मर्केंटाइल लॉ। बेसिकली मर्केंटाइल लॉ बेसिकली इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू कंपनी लॉ। अगर आप देखें तो कंपनी लॉ की जो बुक होगी उसमें आपको अक्सर मिल जाएगा ये वर्ड मर्केंटाइल। ठीक है, अब बात है ये मर्केंटाइल ये वर्ड है क्या? देखा जाए तो उस टाइम पे जो कंट्री थे, जितने भी ब्रिटिशर्स कॉलोनीज थी या यूरोपियन कंट्री, मैं ब्रिटिशर्स नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, तो उस टाइम जो भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ थे, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कॉलोनियल डेवलप कर रहे थे, कॉलोनीज़ डेवलप कर रहे थे। और उस टाइम पे क्या कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा अमीर देश नहीं हुआ करते थे ये। बट उस टाइम पे हमारा देश जो है इंडिया बहुत ही अमीर देश था। लेकिन अब बात आती है अमीर क्यों था और वो गरीब क्यों था? क्योंकि इस दौरान ये जो हमारा टाइम पीरियड था 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड था या किसी भी कंट्री के अमीर और गरीब होने का जो डेफिनेशन था वो मेटल करेंसी पे बेस्ड था, या कह सकते हैं मेटल पे बेस्ड था, है ना। जैसे मेटल का मतलब क्या क्या हो गया, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हम बात करें किसकी, गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मेटल बेस्ड था, मीन्स जो भी हमारी करेंसीज थी वो मेटल बेस्ड थी, वो चाहे आपका गोल्ड हो या सिल्वर हो। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो करेंसीज थी उस टाइम जिसके पास भी गोल्ड सिल्वर ज़्यादा है वही सबसे अमीर होता था। और आपको बता दूं, आपको ये जान के भी खुशी होगी कि उस टाइम पे या उससे पहले देखा जाए तो 16th सेंचुरी से पहले हमारा इंडिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और हम इंपोर्ट कम करते थे, मीन्स उस समय हमारा इंपोर्ट क्या है वो बहुत ही कम हुआ करता था। आ गई बात समझ में? और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे। जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ लेंगे, कि किसी भी कंट्री की कंडीशंस को या इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जो कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इसका मतलब वो बहुत अच्छा डेवलपिंग कंट्री है और उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत हाई है। लेकिन जिसका एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा, उसकी कंडीशन इसका मतलब ख़राब है। तो यहाँ पे क्या था कि जब हम 16th सेंचुरी में थे तो हमारा कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट कम करता था। मान के चलिए बहुत ही कम था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए,
ब्रिटिशर्स आए कब? 1600 सेंचुरी में, ठीक है। 1600 सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जहांगीर उस समय यहाँ पे थे, और जो उस समय आए थे ब्रिटिशर्स जिनका नाम था थॉमस रॉबर विलियम हॉकिन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया जहांगीर से कि हमारी कंपनी को यहाँ इस्टेब्लिश करने दीजिए और हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे और हम आपको सस्ते में गुड्स प्रोवाइड करेंगे आपको कुछ काम करने के। वैसे भी उस समय के राजा सब काम चोरी करने वाले थे, तो उन्हें लगा ये लोग काम करके देंगे, हम कमाएंगे खाएंगे बस। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया को दे दिया, और ईस्ट इंडिया ने धीरे धीरे क्या किया कि पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया मर्केंटाइल का। मर्केंटाइल का कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो एक्सपोर्ट, अब यूरोपियन कंट्री जानते थे कि उनका एक्सपोर्ट उस टाइम कम था और इंपोर्ट ज़्यादा था, क्योंकि उस समय हम इंडिया से मसाला जाता था, इंडिया से कॉटन जाता था, इंडिया से जूट जाता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता था। बट जब वो यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट को क्या कर दिया, अपने कम कर दिया। आ गई, सॉरी, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया और इंडिया के इंपोर्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया। आ गई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे क्या किया, बेसिकली उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया और अपना ही इंपोर्ट कम कर दिया, लेकिन उन्होंने उल्टा किया। अब इसको क्या हो, ये तो बात हो गई कि ब्रिटिशर्स के लिए हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था। अब उन्होंने इसी चीज़ को उल्टा कर दिया, अपना एक्सपोर्ट उन्होंने कम कर दिया और इंडिया का इंपोर्ट बढ़ा दिया। तो जब उन्होंने इंडिया का इंपोर्ट बढ़ाया, यानी इंडिया अब क्या है, ज़्यादातर मटेरियल ब्रिटिशर्स या यूरोपियन कंट्री से खरीद रहा है और यहाँ से ब्रिटिशर्स कंट्री में कम जा रहा है सामान। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो गोल्ड का जो ट्रांजैक्शन है देखा जाए, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपको ब्रिटिश है, ठीक है, फिर ये इंडिया है, ठीक। पहले क्या होता था कि इंडिया से, ब्रिटिशर्स से इंडिया में क्या आता था, गोल्ड आता था और सिल्वर आता था, ठीक। किसके बदले, इंडिया से ब्रिटिशर्स को क्या जाता था, मसाले, है ना, कॉटन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से इंडिया से ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्रीज़ को जाता था। तो इससे क्या है कि इंडिया का जो है वो क्या है, एक्सपोर्ट हाई है, यानी इंडिया का एक्सपोर्ट क्या है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो हाई है, बट उसका इंपोर्ट क्या है, वो कम है। आ गई बात समझ में? लेकिन इसी चीज़ को अब क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। कैसे? अब क्या किया गया, अब इस केस में जो हुआ, आपका जो ब्रिटिश कंट्री हैं उन्होंने क्या किया, या ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि हमें अगर अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब वो इंडिया से क्या कर रहे हैं, इंडिया को वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया से करेंसी ले रहे हैं, यानी इंडिया से गोल्ड और सिल्वर कहाँ जा रहा है, ब्रिटिश में जा रहा है, ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास से इंडियन के पास क्या आ रहा है, आप समझ सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं। आ गई बात समझ में? और उस टाइम पे क्या है कि सबसे ज़्यादा जो आयरन रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से ये ब्रिटिशर्स कंट्रीज़ में आयरन रेवोल्यूशन बहुत जल्दी हो गया था। तो यहाँ से क्या है कि वो रॉ मटेरियल्स इंडिया से वहाँ ले जाके उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके वो इंडिया में लाते थे, जिससे कि उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती थी और जिस चीज़ के हमारे यहाँ से जिस चीज़ को वो ले गए थे 2 रुपये में, वही चीज़ हमें ला के वो 20 रुपये में बेच रहे हैं। तो एक तरह से 18 रुपये का तो उनको बेनिफिट हो रहा है ना, तो हमारे पास से 18 रुपये एक्स्ट्रा गए उनके यहाँ। तो इस तरह से हमारी इकॉनमी वीक होती रही। तो चलिए ये तो बात हो गई हमारे इंडियन इकॉनमी की, लेकिन फिर से हम बात करते हैं एडम स्मिथ साहब के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एडम स्मिथ साहब के बारे में मैंने काफ़ी आपको नॉलेज दी, लेकिन मैं उनकी कुछ बुक्स हैं जिनके मैं आपको रिकमेंड करूँगा। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो कि बहुत ही अच्छी बुक है उनकी, ठीक है, जो ये बताती है कि किसी भी इकॉनमी को कैसे
रन करना है और इकोनॉमी में लेबर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। हालांकि आज भी हम लोग लेबर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम भूल गए उस थ्योरी को। ठीक है, आज की डेट में कंडीशन देखते हुए तो मुझे यही लग रहा है कि लोग अब लेबर को इम्पोर्टेंस कम दे रहे हैं। देखा जाए तो लेबर को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि लेबर ही है जो किसी भी इंडस्ट्री को रन करता है, किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी कंट्री को रन करता है। क्योंकि लेबर अगर काम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, जब प्रोडक्शन रुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वीक होने लग जाएगी और हम डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी हैं, जैसे लेबर थ्योरी। आ गई बात समझ में? लेबर की थ्योरी इन्होंने दी है, आप लोग हायर क्लासेस में चल के पढ़ेंगे। ठीक है, वेजेस थ्योरी। हालांकि और भी सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इन्हीं की थ्योरी को और एक्सप्लेन किया है, उसी को और कह सकते हैं एलैबोरेट किया है। जैसे कि कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने इसके बारे में डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे कौन कौन है हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इन्हीं चीज़ों को और एलैबोरेट किया है, जैसे डेविड रिचर्ड। ठीक है, आपके जो डेविड रिकार्डो, ठीक है, इन्होंने बताया है। ठीक, और कौन है? और है हमारे जैसे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी किसी भी इकोनॉमी को डेवलप कराने में। बहुत सारी थ्योरीज इन्होंने डिफाइन की हैं, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो रेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, और एक किनीशियन है थ्योरी, आपने अभी 12th में भी आप पढ़ेंगे किनीशियन थ्योरी। वो किसने दी है? जॉन। ठीक है, जॉन मायनार्ड केनेस। ठीक है, इन्होंने जो है किनीशियन थ्योरी दी है। ठीक है, और एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं मिल्टन फ्रेडमैन। ठीक है, इन लोगों ने, ये भी हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अपने इंडियन इकोनॉमिस्ट की। अगर आप बात करें इंडिया में जो अभी तक सबसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट हुए हैं तो वो कौन हुए हैं? ठीक है, तो देखा जाए तो अगर हम इंडियन इकोनॉमिस्ट की बात करें या इंडिया के जो इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो कौन है, तो इकोनॉमिस्ट कौन कौन है? ठीक है, तो देखिए इंडिया में जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट का नाम आता है वो आता है पीवी नरसिम्हा राव का, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? नरसिम्हा राव, आ गई बात समझ में? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, इंडिया के। और आपको बता दूं, इन्हीं की लीडरशिप में, इन्हीं की प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, जो कि 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें हमने फ्री मार्केट किया था। क्या किया था? फ्री मार्केट। आपको बता दूं, ये जो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली एडम स्मिथ ने ही डिफाइन किया था। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को एडम स्मिथ ने ही डिफाइन किया था। आ गई बात समझ में? क्लियर? और इसी कॉन्सेप्ट को इंडिया में अप्लाई किया गया था जब हमने प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया था, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया था, फॉरेन कंट्रीज़ को इनवाइट किया था, फॉरेन कंपनीज़ को इनवाइट किया था। तभी आज की डेट में हम एप्पल फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं या कोई भी फॉरेन कंट्री के मोबाइल या गैजेट्स या टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं, वो ड्यू टू ओनली 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसमें एक और इकोनॉमिस्ट का नाम जोड़ूंगा जो कि इस इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आ गई बात समझ में? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही इज़ ऑल्सो अ गुड इकोनॉमिस्ट, या कह सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के बाद अगर कोई बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट हुए हैं तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये हमारे जो इंडिया के कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, या आज जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ देख पा रहे हैं, वो इन्होंने बनाई हैं। चलिए, तो यहाँ तक की जानकारी आपको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, वो मैं कहना नहीं चाहता।